Okay, so this is the mass transfer lecture 3 in which we will discuss about mass convection and dimensionless numbers and numericals. So what is the mass convection? Mass convection is similar to the heat convection process. The mass transfer between the moving fluid over the solid surface is known as the mass convection. The rate of mass convection is across the boundary can be expressed. मास बेसिस पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोलर बेसिस पे आपको इस तरह से लिख सकते हैं. सिमिलर फैशन है जैसे आपने न्यूटन्स कूलिंग लॉ लिखा था, वैसे ही आप मास कन्वेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? ड्यू टू द वहाँ पर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कन्वेक्शन हो रहा था, यहाँ पर ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस ये चीज़ हो रही है. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो आपके डायमेंशनलेस नंबर्स है, और ये कई बार पूछे गए हैं डायमेंशनलेस नंबर्स. तो जितने इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर हैं वो मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए हैं. पहला मैं बात करता हूँ स्कमेटेड नंबर. स्कमेटेड नंबर को डिनोट किया जाता है SC से. क्लियर? स्कमेटेड नंबर को डिनोट किया जाता है SC से. इट इज अ रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द मास डिफ्यूजिविटी. क्लियर? क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द मास डिफ्यूजिविटी. It is designated as SC and expressed as. So schematic number is a ratio of momentum diffusivity to the mass diffusivity nu by d. Clear? So it is similar to the Prandtl number. Nu by alpha याद होगा आपको. It is similar to the Prandtl number and it has a similar effect. It provide information about the relative thickness between the hydrodynamic boundary layer and the mass boundary layer. डेफिनेटली मास कन्वेक्शन हो रहा है तो उसकी बाउंड्री लेयर भी फॉर्मेशन होगा. सिमिलर फैशन में है जहां जहां पर आपने बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर डिफरेंस देखा था, वहां पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाएगा. लुईस नंबर क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी टू द मास डिफ्यूजिविटी एंड इट इज डिनोटेड एज LE. It is also similar to the Prandtl number. So LE is equal to thermal diffusibility to the mass diffusibility alpha upon DAB. This is also similar to the Prandtl number and it is provide information about the relative thickness of thermal boundary layer and the mass boundary layer. तो ये आपका हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर और मास बाउंड्री लेयर के बीच का रिलेशन डेवलप कराता है स्कमेटेड नंबर, और लुईस नंबर आपका जो है वो डेवलप करता है रिलेशन बिटवीन द थर्मल बाउंड्री लेयर एंड मास बाउंड्री लेयर के बीच में. नेक्स्ट है शेरवुड नंबर. शेरवुड नंबर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस to the convective mass transfer resistance and it is denoted as SH and it is expressed as. So Sherwood number is very much similar to the Nusselt number. So Sherwood number is equal to the molecular mass transport resistance to the convection mass transfer resistance and it is denoted as the convective coefficient HMLC upon DAB. तो शेरवुड नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? शेरवुड नंबर इज इक्वल टू द HMLC अपॉन DAB. आपने लिखा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं LC अपॉन DAB अपॉन 1 अपॉन HM. सो मास ट्रांसफर को आप यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म में आप देख रहे हैं. ये जो LC अपॉन DAB है दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस है और 1 अपॉन HM इज द कन्वेक्टिव मास ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस है. एंड द मास ट्रांसफर इज एंड मास ट्रांसफर स्टैटन नंबर. स्टैटन नंबर आप देख पा रहे हैं, मैं इसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, सॉरी. मास ट्रांसफर आप जो देख पा रहे हैं, ये देखिए मास ट्रांसफर जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन इज मास ट्रांसफर एंड द मास ट्रांसफर स्टैटन नंबर इज दैट इज शेरवुड नंबर डिवाइडेड बाय द रेलिक नंबर टू द that is schematic number. Clear? So it is very much similar to a Staten number of heat transfer and the Nusselt number is replaced by the Sherwood number. Clear? So these three numbers are important in the mass convection problems. So let us take numericals. Let us take the first numerical. A steel rectangular container having walls 16 mm thick is used to store gaseous hydrogen at elevated pressure. The molar concentration of hydrogen in the steel, ध्यान रखिएगा, the molar concentration of hydrogen in steel at the inside and outside surface are 1.2 kilomole per meter cube and 0 respectively. यानी कंटेनर के अंदर जो आपने हाइड्रोजन रखा है उसका जो इनर सरफेस है स्टील की, उसके साथ में जो डिफ्यूजन है उसका जो
डिफ्यूजन कोफिशिएंट है या सॉरी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन 1.2 किलोमोल पर मीटर क्यूब है। बाहर तो हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन जीरो है, जीरो रिस्पेक्टिवली। Assuming the diffusion coefficient for hydrogen in the steel is 0.248 into 10 to the power minus 12 meter square per second. ये diffusion coefficient है। Calculate the molar diffusion flux for hydrogen through the steel. तो आपको ये क्वेश्चन में अगर एक चीज देखनी है तो सिंपल मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि ये एक स्टील है, सॉरी आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। ये देखिए, ये एक स्टील है, स्टील वॉल है, इस तरह से ये स्टील वॉल है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ये दिया है आपको 16 mm थिक दिया है, और इस साइड हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर तो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है इधर 1.2 किलोमोल, ये यहाँ पर डेंसिटी है, और इधर इसकी डेंसिटी 0 है, और डिफ्यूजन कोफिशिएंट आपको दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसका मोलर डिफ्यूजन फ्लक्स आप बताइए। तो मोलर डिफ्यूजन फ्लक्स आपको बताने के लिए क्या करना है, आपको फिक्स लॉ अप्लाई करना है, और कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, मैंने गिवन डेटा इसमें सारा नोट कर रखा है। मोलर डिफ्यूजन आप इसमें आपको मैंने यहाँ पर सीधे फ्लक्स लिखा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं इस तरह से, जो आपने वो लिखा था, सॉरी फिक्स लॉ लिखा था, तो फिक्स लॉ में फ्लक्स की बात करते हैं, मोलर की बात करते हैं, तो n डिवाइडेड बाई a एंड दिस इज इक्वल टू, क्या आता था ये चीज याद होगा अगर आपको, तो दिस इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई दिस इज द डेल, चूंकि ये लिख रहे हैं इसलिए डेल c ओवर डेल x, ये चीज हम लोग लिखते थे, याद होगा आपको। तो चूंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसको याद होगा मैंने जे बार से डिनोट किया था, ये फ्लक्स है, ठीक। तो डेल एक्स यहाँ पर चला जाएगा, तो डेल एक्स को आप 0 to L के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वहां पर कंसंट्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस वन इज द C1, व्हेन x इज इक्वल टू L दिस इज द C2। तो आप देखेंगे कि ये आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, आप चाहे तो इसको रेजिस्टेंस फॉर्म में कर सकते हैं, और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो रेजिस्टेंस मिलता है वो L/D मिलता है, तो इधर की कंसंट्रेशन ये है और इधर की कंसंट्रेशन ये है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिट मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगी, बिकॉज यू आर कैलकुलेटेड द फ्लक्स, क्लियर। सो यू जस्ट पुट ऑल दोज वैल्यूज एंड सॉल्व, क्लियर। सो प्रॉब्लम इसके जो हैं बहुत आसान रहेंगे, बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है, यूनिट इज किलोमोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इज दैट क्लियर। So this is the very simple problem of problem 1. Let us take the another problem. The hydrogen gas is maintained at a pressure of 2.4 bar and 1 bar on opposite of plastic membrane 0.3 mm thick. Clear? The binary diffusion coefficient of hydrogen in the plastic is 8.7 into 10 to the power minus 8 meter square per second. The solubility of hydrogen, देखिए यहाँ पर आपने आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर कंसंट्रेशन नहीं दिया है, लेकिन आपको सॉल्युबिलिटी बताई गई। द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इन द मेम्ब्रेन इज 1.5 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम मोल पर मीटर क्यूब बार। ध्यान रखिएगा, जो सॉल्युबिलिटी की यूनिट है, आप उस सॉल्युबिलिटी की यूनिट से आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है कि कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट की जाए, क्लियर। तो आप अगर इसमें देखें तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो किलोग्राम मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगी, बार इसमें है, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सॉल्युबिलिटी में अगर हम प्रेशर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। कैलकुलेट अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड द फॉलोइंग। फर्स्ट पोर्शन कैलकुलेट करना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ मेम्ब्रेन। सेकेंड कैलकुलेट करना है मोलर एंड मास डिफ्यूजन फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन थ्रू द मेम्ब्रेन। तो चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहली चीज जो इसमें वैल्यूज दी हैं उनको नोट करते हैं। देखिए आपका इस तरह का ये एक आपका क्या है, मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में प्रेशर आप 2.4 बार एंड 1 बार, यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 2.4 बार और यहाँ पर प्रेशर है 1 बार, क्लियर। तो आपको हाइड्रोजन का P1 साइड में जो दिया है 2.4 बार, P2 साइड में जो दिया है ये 1 साइड है, ये इसको मैं 1 साइड बोल रहा हूँ, और ये आपका सेकेंड साइड है, क्लियर। मेम्ब्रेन की आपको थिकनेस भी दी है, दिस वन इज द थिकनेस, दिस वन इज द थिकनेस, और ये है 0.3, ठीक।
तो एकदम सिंपल है, जैसे हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं उस तरह का प्रॉब्लम है। तो आप L/D देख पा रहे हैं, L/D क्या है, इट इज आप इसको रेजिस्टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह का रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पर C1 है, यहाँ पर ये C2 है कंसंट्रेशन, और ये इसका जो रेजिस्टेंस है, चूंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसे L/D है। अगर ये स्फेरिकल होता तो ये हो जाता, दिस इज द 4πD अपान सॉरी दिस इज ये क्या हो जाता, दिस इज 4πD अपान R1 R2, और अगर ये वो होता सिलेंडर होता तो 1/2πDL इंटू ln R2 बाई R1 हो जाता है, जैसे वहाँ पर था। तो सिंपल आपको यहाँ पर फ्लक्स निकालने हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अपोजिट फेसेस निकालना है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना है, मैंने कहा था सॉलिबिलिटी है, आप यहाँ पर प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दें। देखिए कंसंट्रेशन में सॉलिबिलिटी में हमने क्या किया, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट क्या आ गई, किलो मोल पर मीटर क्यूब। तो इसका ध्यान रखिएगा कि यूनिट आपकी कंसंट्रेशन की कैसे आ रही है, वो आपको प्रेशर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। यहाँ पर भी आप देखिए प्रेशर का मल्टीप्लाई किया तो कंसंट्रेशन दोनों साइड पर आ गए। उसके बाद मोलर एंड मास डिफ्यूजन आपसे पूछा गया, तो मोलर डिफ्यूजन C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दूसरा, आपको अगर मोलर कंसंट्रेशन मिल गया, मोलर डिफ्यूजन फ्लक्स मिल गया, तो मास डिफ्यूजन फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे करिए, दैट इज JH2, क्योंकि उसमें बार नहीं होगा, दिस इज द ρ1 माइनस ρ2 अपान L/D। तो ρ1 और ρ2 मास कंसंट्रेशन आपको निकालना। तो मास कंसंट्रेशन देखिए मैंने कैसे निकाला, दिस इज इक्वल टू CM, रो इज इक्वल टू CM, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो रो इज इक्वल टू CM था, तो उसी तरह से JH2 को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपको मास फ्लक्स, डिफ्यूजन फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो मास डिफ्यूजन फ्लक्स इज इक्वल टू मोलर डिफ्यूजन फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन, दिस इज 2। सो इट इज सिंपल 1.218 into 10 to the power minus 7 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, दिस इज अ फ्लक्स। क्लियर? तो ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं देखूं, एक प्रॉब्लम है, अ वेल इज 40 mm डीप। दिस इज अ स्टीफन जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन था उसका यूज है, इसको ध्यान से समझिएगा। अ वेल इज 40 mm डीप एंड 9 mm in diameter is exposed to atmosphere at 25 degree centigrade. The air at the top has a relative humidity of 50%. Calculate the rate of diffusion of water vapor into air. Take diffusion coefficient 2.58 into 10 to the power minus 5 meter square per second and molecular weight of water vapor is 18 kilogram per kilogram mole. Clear? तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या है, एक वेल है, ये देखिए एक इस तरह का एक वेल रहेगा, ये वेल है। अ वेल इज 40 mm डीप, ठीक, एंड 9 mm डायमीटर। तो ये है इसकी डायमीटर, दिस इज द 9, और ये है इसकी लेंथ। क्लियर? ये इसकी लेंथ है, और लेंथ कितनी है 40। क्लियर? 40 mm डाउन। एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट किया 298। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 50%, और डिफ्यूजन कोफिशिएंट इतना है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको कैलकुलेट करना। देखिए कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट किया जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको स्टीफन लॉ निकालना है। तो स्टीफन का इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास प्रूफ कराया था। तो स्टीफन इक्वेशन, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन is equal to d the diffusion coefficient multiplied by area multiplied by the molecular weight of water vapor divided by the universal gas constant into temperature, the total pressure divided by ln P minus Pw2 upon P minus Pw1। अब ये क्या है Pw2 और Pw1? Pw2 जैसे ये यहाँ पर ये इतना वाटर था, ये वाटर की कंडीशन है। A well is 40 mm deep and 9 mm exposed to atmospheric pressure। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से देखते रहिएगा। मान लेते हैं अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये होगा x इज इक्वल टू सम डिस्टेंस, मान लेते हैं दिस इज द b डिस्टेंस। तो ये जो Pw2 है ये क्या है, इस जगह पर है, और Pw1 क्या है, ये है इसकी पार्शियल प्रेशर x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया। फ्रॉम स्टीम टेबल सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले सैचुरेशन प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे जाके। तो सैचुरेशन प्रेशर एक्चुअल में कहाँ था, जहाँ पर फेस कन्वर्जन हो रहा है। फेस कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, एग्जैक्टली फेस कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है। तो आप यहाँ पर Pw1 की वैल्यू देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पार्शियल प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है आपको बार में मिलेगा
आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कंसीडर कर सकते हैं. दिस वन इज 3.169 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने पढ़ा होगा जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ दैट इज द actual pressure of vapor to the saturation pressure of the vapor. Clear? Actual pressure of the vapor to the saturation pressure of the vapor. तो saturation pressure तो आपने निकाल लिया 3.169 into 10 to the power 3. तो what is the actual pressure? So actual pressure is relative humidity multiplied by this one. So relative humidity is that is 50%. So this one is 0.5 multiplied by this one. So this is the actual pressure. Clear? This one is the actual pressure. So this actual pressure is considered as the PW2, जो कि डिफ्यूजन होने के बाद हो रहा है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी कब? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मतलब जब एयर के साथ वो मिक्स होता है तो एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी आती है. तो एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने का मतलब ये है कि इस समय पर, जिस समय पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, उस समय पर इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 1.585 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. आप देख पा रहे होंगे कि पार्शियल प्रेशर इसका रिड्यूस हुआ है बिकॉज एयर उसके साथ में मिक्स हो गई है. अब यहाँ पर स्टीफन का लॉ लगाते हैं. अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि एल को क्या कंसीडर करें. देखिए यहाँ पर इसकी लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा. अब वेल इज 40 mm डीप, तो जब भी वेल की हाइट या डेप्थ कंसीडर की जाती है तो वो डेप्थ कंसीडर आपको कौन सी करनी है, वो डेप्थ याद रखिएगा कि आपको पानी का जो अपर का पोर्शन है, यानी ये पोर्शन, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन तक ही लेंथ आपको कंसीडर करनी है. पूरे पॉट की लेंथ नहीं कंसीडर करनी, क्योंकि किसी भी वेल में जब डेप्थ नापी जाती है तो आपका जहां तक पानी का लेवल होता है वहां तक डेप्थ नापी जाती है. दैट मीन्स कि एल जो है वो 40 मीटर होगा. इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि एल का क्या रखा जाए. क्लियर? तो बाकी सारी चीजें सिंपल हैं. जी की वैल्यू आपको मालूम है, टी की वैल्यू मालूम है, सारी वैल्यूज आपने रख दी तो आपको यहाँ से मास फ्लो रेट आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा. अब बात करते हैं टोटल प्रेशर की. ये टोटल प्रेशर को क्या रखा जाए, पी क्या है. देखिए, तो ये तो ओपन एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में है तो ये 1 atm है. ये क्या है, ये टोटल प्रेशर याद रखिएगा. अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन है तो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा जाएगा और ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको यहाँ पर रख दिया गया है. इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से सॉल्व करिएगा तो और समझ में आएगा. एक और मैं प्रॉब्लम कंसीडर करता हूँ. अ 30 mm डीप पैन. अब ये देखिए यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर आपका अंतर है. अ 30 mm डीप पैन, यानी ये पैन की डेप्थ है. दैट मीन्स कि अगर इस तरह का एक पैन है तो इस पैन की जो डेप्थ है, यहाँ पर वाटर की डेप्थ नहीं कंसीडर करनी, ये पैन की डेप्थ है. ये कितनी है? दिस वन इज 30 mm. ठीक, तो इस चीज को समझ गए आप. पॉट और वेल में अंतर होता है. अ 30 mm डीप पैन इज फिल्ड विद वाटर टू अ लेवल ऑफ 15 mm. बात समझ गए? यानी अगर 30 mm डीप पैन है, उसमें आपने 15 mm पानी रख दिया, तो आप जो L कंसीडर करेंगे, दिस इज अ 30 माइनस 15, दैट इज अ 15. इज दैट क्लियर? तो ये चीज देखिए, मैं भी करके भी दिखा रहा हूं आपको. ये देखिए यहाँ पर, एंड इट इज एक्सपोज टू अ ड्राई एयर at 40 degree centigrade. Assume the mass diffusivity is 0.25 into 10 to the power minus 4 meter square per second. Calculate the time required for all the water to evaporate. Clear? सारा वाटर इवापोरेट होने में कितना समय लगेगा, यही चीज़ मैंने बताया था कि स्टीफन लॉ के क्या यूज़ हैं और ये अच्छी चीज़ यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं. इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही कि आप लेंथ क्या कंसीडर करते हैं. देखिए यहाँ पर 30 mm डीप पैन है, वहाँ पर 30 mm जो भी था 50 mm डीप वेल था. बात समझिएगा, वेल में डेप्थ जो कंसीडर करते हैं वो डेप्थ पानी के लेवल तक करते हैं. लेकिन ये एक पैन है, आपका कोई पॉट है, उस पॉट में आपने 15 mm लेवल तक का पानी डाल दिया. 15 mm लेवल जो अब वाटर का जो लेवल कंसीडर किया जाएगा वो यहाँ से कंसीडर किया जाएगा. तो ये आपने 15 mm पानी यहाँ पर भर दिया. ये L2 क्या हो गया, 15 mm. और आपका जो L1 है वो कितना है, L1 आपका 30 है. तो आपका जो इफेक्टिव जिसके बीच में आपको कंसीडर करना है वो L1 माइनस L2 हो जाएगा, विच इज अ 15. क्लियर? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द 15. ये आपकी जो आपको कंसीडर करना है, यानी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पर कितना है L, ये आपका 15 है. यही इफेक्टिव है. सो आपका ये इफेक्टिव जो लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द 0.015 मीटर.
टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिफ्यूजन कोफिशिएंट इतना है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जरा इसका सेचुरेशन प्रेशर देख लीजिए स्टीम टेबल से। तो सेचुरेशन प्रेशर कितना आया, दिस इज द 7.384 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द सेचुरेशन प्रेशर। अब बात करते हैं दूसरा कि टू पोजीशन पर पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाए। पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, चूंकि एयर ड्राई है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपोज टू ड्राई एयर। ड्राई एयर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एयर है उसमें मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर नहीं है का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वाटर वेपर है उसका कोई वाटर वेपर का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जिस्टेंस केवल यहाँ तक था, यहाँ के बाद ये एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो जब x इज इक्वल टू 2 पोजिशन पर वाटर वेपर नहीं है एयर के साथ में, तो वहां पर कोई पार्शियल प्रेशर भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 0 कंसीडर किया। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई थी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका वाटर वेपर एयर के साथ में सस्पेंडेड है, इसलिए आपने वहां पर पार्शियल प्रेशर कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि ड्राई एयर है, इसलिए जब x इज इक्वल टू 2 पोजिशन पर आएंगे तो वहां पर चूंकि वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए पार्शियल प्रेशर 0 कंसीडर किया जाएगा। बाकी स्टीफन लॉ आप अप्लाई करिए, सेम कॉन्सेप्ट आप जो मैंने आपको बताया है वो आप अप्लाई करिए। सारी वैल्यूज आपको दी हैं, पी की वैल्यू आपको वही जो आपका क्या नाम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू आपको रखनी है। टेम्परेचर आपको पता ही है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो आपको जो मास फ्लो रेट मिला, दिस वन इज 8.81 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर। लेकिन अभी आपका टाइम नहीं कैलकुलेट हुआ। आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखिए। आप टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इवापोरेटेड पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंसीडर करना है इवापोरेटेड पर मीटर स्क्वायर एरिया। तो अमाउंट मतलब मास की बात हो रही है। तो मास मतलब क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, डेंसिटी ऑफ वाटर को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, ये वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। ये जो जहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है यहाँ पर जो चीज़ हो रही है, तो एल सरफेस एरिया के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एल इंटू ए एस मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको कितना आ गया, ये 15 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया आ गया। और मास फ्लो रेट कितना है, दिस इज 8.81 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड इज सिंपल, टोटल अमाउंट इतना है, फ्लो रेट इतना है, रेट से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको सेकेंड यूनिट मिल जाएगी। तो सेकेंड इज 47.29 आवर, यानी आपको 47 घंटे 29 मिनट लगेंगे वाटर को, पूरा वाटर को इवापरेट होने के लिए। यानी जो 15 mm जो आपने पानी भरा है, पूरा का पूरा पानी आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई एयर में इस तरह से इवापरेट होगा। क्लियर। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टीफन लॉ के स्टीफन लॉ को कैसे आप अप्लाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से इसके वीडियो को देखिएगा तो और समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बात करेंगे। तो मैं यहीं से स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।